हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, 12th अकाउंटेंसी में हम लेखांकन अनुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं और लेखांकन अनुपात के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो अनुपात है वो है द्रव्यता अनुपात, या जिसे हम अंग्रेजी में लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। बच्चों, द्रव्यता अनुपात क्या है, किसे कहते हैं, इसको आज हम समझते हैं। द्रव्यता अनुपात का परिकलन व्यवसाय के अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता को मापने हेतु किया जाता है। फिर द्रव्यता अनुपात का परिकलन मतलब द्रव्यता अनुपात का पता लगाना या द्रव्यता अनुपात को ज्ञात करना। तो द्रव्यता अनुपात क्यों ज्ञात किया जाता है? तो द्रव्यता अनुपात की जो गणना है वो क्यों की जाती है? व्यवसाय के अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता को मापने हेतु। जो व्यवसाय है जैसे कंपनी है, तो कंपनी की जो अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता है उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए यह द्रव्यता अनुपात निकाला जाता है। अर्थात अब ये अल्पकालीन ऋण शोधन मतलब क्या हुआ? अल्पकाल। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अल्पकाल एक व्यवसाय के लिए अल्पकाल मतलब 1 वर्ष की अवधि और दीर्घकाल मतलब 1 वर्ष से अधिक। तो यदि व्यवसाय में कंपनी ने 1 वर्ष के लिए यदि कहीं से ऋण लिया है तो उन ऋणों को चुकाने के लिए व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां हैं, मतलब 1 वर्ष की अवधि के लिए जो ऋण है वो क्या कहलाते हैं? चालू दायित्व कहलाते हैं। और 1 वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय के पास जितनी भी संपत्तियां हैं जो कि कैश में बदल जाएगी वो कहलाती है चालू संपत्तियां, और जो ऋण लिए हैं वो चालू दायित्व कहलाते हैं। ठीक है, तो चालू दायित्व को भुगतान करने के लिए व्यवसाय के पास, कंपनी के पास कितनी चालू संपत्तियां अवेलेबल है, इसका पता लगाने के लिए क्या निकाला जाता है? द्रव्यता अनुपात निकाला जाता है। चालू दायित्वों को चुकाने के लिए फर्म की क्षमता जानना। व्यवसाय में जितने भी चालू दायित्व मतलब 12 माह की अवधि में कितने दायित्वों का भुगतान करना है, तो उसको जानने के लिए पता लगाया जाता है। इन्हें तुलन पत्र में चालू संपत्तियों और चालू दायित्व की राशि ज्ञात करके विश्लेषित किया जाता है। जो तुलन पत्र मतलब चिट्ठा, चिट्ठे में जो चालू संपत्तियां हैं और चालू दायित्व है, इन दोनों को पहले तो ज्ञात किया जाता है और उनके बीच में विश्लेषण किया जाता है। अब इस श्रेणी में, इस श्रेणी मतलब इससे मतलब द्रव्यता अनुपात। तो द्रव्यता अनुपात में 2 अनुपात है, एक है चालू अनुपात और दूसरा है तरल अनुपात। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको? चालू अनुपात को। तो चालू अनुपात मतलब चालू अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व का समानुपात होता है। चालू अनुपात मतलब चालू संपत्ति और चालू दायित्व, इन दोनों के बीच के मध्य का संबंध। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, या चालू संपत्ति में से चालू दायित्व हम घटाएंगे तो ये चालू अनुपात निकल आएगा, दोनों के बीच में संबंध पता चल जाएगा। चालू संपत्ति, अब यहां पर हमने फॉर्मूला तो लगा लिया पता कि चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, या करेंट असेट्स बटे करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे कि हम चालू अनुपात निकालना चाहते हैं तो हमने लिखा फॉर्मूला चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि ये चालू संपत्तियां मतलब कौन कौन सी? तो चालू संपत्तियां हमें कहां से पता चलेगी? चिट्ठे से पता चलेगी। तो हम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाएंगे। अब बच्चों, इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कंपनी लेखे, और कंपनी लेखों में आपने कंपनी का जो चिट्ठा है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार कंपनी का जो स्थिति विवरण है उसमें हमने अलग अलग शीर्षकों का विश्लेषण किया था, समझा था। उसमें जो संपत्ति वाला भाग है उसके 2 पार्ट हैं, ये 2 क्या बोलेंगे उसके हम शीर्षक हैं, एक गैर चालू संपत्तियां और दूसरी चालू संपत्तियां। तो जो चालू संपत्ति वाला जो भी पार्ट है वो समस्त संपत्तियां क्या कहलाती है? चालू संपत्तियां। वो कौन कौन सी होती है? तो चालू संपत्तियों के अंतर्गत सबसे पहले आता है चालू निवेश मतलब विनियोग, जो कि अल्पकाल के लिए किए गए हैं। दूसरा आता है स्टॉक मतलब रहतिया। फिर है व्यापारिक प्राप्य। व्यापारिक प्राप्य में आप लोगों को मालूम होगा 2 चीजें आती है, एक देनदार और दूसरा प्राप्य बिल। फिर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अल्पकालीन ऋण और अग्रिम, तथा अन्य चालू संपत्तियां जैसे
पूर्वदत्त व्यय है, अग्रिम कर है, उपार्जित आय है, ये सभी क्या कहलाती है? ये सभी कहलाती है चालू संपत्तियां। अब आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा, उन क्वेश्चन में यदि आपको ये संपत्तियां दिखती है, तीन सारी संपत्तियों को आप टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे चालू संपत्ति। क्लियर? ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगी कि चालू संपत्तियां कौन कौन सी होती है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब आगे हम आते हैं चालू दायित्व। फिर आप चालू दायित्व ढूंढोगे, चालू दायित्व आपको क्या मिलेंगे? तो समता और देयताएं, चिट्ठे का जो फर्स्ट भाग है समता और देयताएं, उसमें जो हमारा कौन सा पार्ट आता है, उसके 4 शीर्षक हैं। अंशधारियों का कोष, ठीक है, उसके बाद में अंश आवेदन राशि, फिर गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। तो चौथा जो शीर्षक है चालू दायित्व, उस चालू दायित्व में जो भी दायित्व है वो सभी चालू दायित्व के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन से आते हैं? एक आता है अल्पकालीन ऋण, कंपनी के द्वारा जो अल्पकाल के लिए 1 साल के लिए जो ऋण लिया होगा। व्यापारिक देय, हमें मालूम है व्यापारिक देय में क्या क्या आता है? लेनदार और देय विपत्र। और अन्य चालू दायित्व और अल्पकालीन प्रावधान, इनको जोड़ के क्या बनेगा? चालू दायित्व। तो हमने यहाँ लिख दिया चालू संपत्ति और यहाँ लिख दिया चालू दायित्व। इन दोनों के बीच में जो संबंध निकलेगा वो क्या कहलाएगा? चालू अनुपात। अब एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आ रहा है कि निम्नलिखित जानकारी से चालू अनुपात का परिकलन कीजिए। मतलब हमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या निकालना है? चालू अनुपात ज्ञात करना है। बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है रहतिया 50,000, व्यापारिक प्राप्य, प्राप्य में मैंने बताया था देनदार और प्राप्य बिल, ये दोनों शामिल रहता है। अग्रिम कर, रोकड़ रोकड़ तुल्य, व्यापारिक देय और अल्पकालीन ऋण, मतलब बैंक अधिविकर्ष। अब हमें क्या ज्ञात करना है? चालू अनुपात ज्ञात करना है। तो चालू अनुपात बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। सबसे पहले चालू संपत्तियां इस प्रश्न के अंदर कौन कौन सी है उसकी लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहला रहतिया, व्यापारिक प्राप्य, अग्रिम कर, रोकड़ और रोकड़ तुल्य। तो वो चालू संपत्तियों की लिस्ट बनाना है, आपको याद करना है। वो रहेगी आपको याद तो आप फट से लिस्ट बना लेंगे। उसके नीचे उनके आंकड़े लिख देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी? 1,34,000 चालू संपत्ति आ गई। इसी प्रकार से चालू दायित्व, तो व्यापारिक देय और अल्पकालीन ऋण, ये चालू दायित्व है। इनको जोड़ा तो 1,04,000 और हमने डिवाइड किया तो 1,04,000 को हम एक मानेंगे, जैसे हम टेबल बोलते हैं 2 1 जा 2 या 2 एकम 2, मतलब ये एक इसको मानेंगे। अब इसके अगेंस्ट वो कितना कितना गुना है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, कितना है? तो हम ये क्या हुआ, ये एक क्या हुआ? चालू दायित्व है। के अगेंस्ट चालू संपत्तियां कितनी है? तो 1.29। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह किससे डिवाइड होगा? ये एक से एक बार इसको गिना जाएगा, उसके अगेंस्ट वो कितना है, ठीक है। तो ये कितना आया? 1.29:1, मतलब चालू संपत्तियां 1.29 है और चालू दायित्व 1 है। इसका मतलब कि ये अनुकूल है। चालू अनुपात कैसा है? ये अनुकूल है कि चालू संपत्तियां चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए सक्षम है, ठीक है। अब हम इसका महत्व देख लेते हैं। यह एक मापदंड प्रदान करता है। ये जो चालू अनुपात क्या कर रहा है? एक मापदंड प्रदान कर रहा है। कैसा मापदंड? कि चालू संपत्तियां चालू दायित्वों को किस सीमा तक पूरा करने में समर्थ है, मतलब कितनी सक्षम है। चालू दायित्व के ऊपर चालू संपत्तियों का आधिक्य चालू संपत्तियों की वसूली और निधियों के प्रवाह में अनिश्चितता के प्रति उपलब्ध सुरक्षा की राशि या उसकी उपलब्धता को प्रदान करता है। यह अनुपात औचित्यपूर्ण होना चाहिए। औचित्यपूर्ण मतलब यह न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत निम्न। ऊंचा और निम्न का मतलब, जैसे चालू संपत्तियां 4 लाख है तो चालू दायित्व कितना हो सकता है? 2 लाख हो सकता है। मतलब ये एक औचित्यपूर्ण है कि चालू संपत्तियां 2 लाख है तो चालू दायित्व कितने हैं? 1 लाख। मतलब उनके बीच में जो संबंध क्या आ रहा है? 2। तो चालू दायित्व 1 है तो चालू संपत्ति उसका 2 गुना हो सकती है। तो ये न तो बहुत ऊंचा है
यदि अब बहुत ऊंचे का मतलब, जैसे मान लो मैं बोलूं कि फर्म के अंदर जो चालू संपत्तियां कितनी है, 5 लाख है, और चालू दायित्व कितने हैं, 1 लाख है। तो ये रेशो क्या आ गया, 5:1, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसके अपेक्षा यदि हम बोले कि 2 लाख और 1 लाख की चालू संपत्तियां 2 लाख और चालू दायित्व 1 लाख, तो ये रेशो आ गया 2:1। तो ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये न तो ज्यादा है न कम है। इसकी अपेक्षा यदि हम मान ले कि ये 50,000 है और ये 1 लाख है, ये चालू संपत्तियां 50,000 है और चालू दायित्व 1 लाख है, मतलब आप चालू दायित्व का भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं है। ये तो आपका 0.5 और 1 आ रहा है, तो ये उल्टा हो गया, ये निम्न हो गया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ये रेशो न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों की अंतर्निहित हानियां हैं, दोनों स्थितियां गलत है। एक अति उच्च चालू अनुपात चालू संपत्तियों में उच्च निवेश की ओर संकेत करता है। जैसे यहाँ हमने देखा कि चालू संपत्तियां 5 लाख है और चालू दायित्व 1 लाख, मतलब आपने चालू संपत्तियों में बहुत पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, और जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि वह संसाधनों की अधूरी उपयोगिता, अनुचित उपयोग दर्शाता है। आपने बहुत ज्यादा चालू संपत्तियों में निवेश करके रखा है। और एक निम्न अनुपात व्यवसाय के लिए संकट की स्थिति बताता है। जैसे यहाँ पर कि जो चालू संपत्तियां 50,000 ही है और चालू दायित्व आपके 1 लाख है, मतलब ये संकट की स्थिति है। आपके पास जो 1 साल के अंदर आपको 1 लाख का पेमेंट करना है और आपके पास तो पैसा कितना है, 50,000 ही है, तो ये आपके लिए संकट मतलब समस्या निर्माण करेगा ये। तो अल्पकालीन ऋणों का भुगतान समय पर करने के काबिल हो, इस प्रकार का आपका रेशो होना चाहिए। और इसीलिए चालू अनुपात के लिए एक आदर्श अनुपात बोला गया है, 2:1। ये उसका एक आदर्श अनुपात माना जाता है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है। तो 2:1, मतलब चालू संपत्तियां चालू दायित्व की दोगुनी होना चाहिए। यदि 1 लाख की चालू संपत्तियां हैं तो चालू दायित्व 50,000 होना चाहिए, मतलब उसके 2 गुना होना चाहिए। ठीक है, 2:1। अब हम आगे चलते हैं, द्रव्यता अनुपात में ही दूसरा अनुपात है हमारा कौन सा, तरल अनुपात। तरल मतलब इसको हम लिक्विड रूप में देखेंगे। जैसे चालू संपत्ति, चालू अनुपात का सूत्र क्या था, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब ये तरल शब्द आ गया कि चालू अनुपात की जगह अब क्या आ गया, तरल अनुपात। यह तरल संपत्ति पर चालू दायित्व का अनुपात है। अब यह चालू संपत्ति की जगह क्या बोला जाएगा, तरल संपत्ति बोला जाएगा। इसका फॉर्मूला है तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। बात वही है, केवल क्या बदल गया यहाँ, ये जो चालू संपत्ति थी, चालू संपत्ति की जगह कौन सी संपत्तियां आ गई, तरल संपत्ति आ गई। बाकी नीचे चालू दायित्व वहीं का वहीं है। मतलब अब आपको चालू दायित्व तो याद है, चालू संपत्तियों की जगह अब आपको क्या पता करना है, तरल संपत्ति। अब ये तरल संपत्ति कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तरल संपत्तियों में या तरल संपत्तियों को उन संपत्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो तुरंत ही नकदी में परिवर्तित हो जाती है, इसको आप तुरंत कैश में बदल सकते हो। जब हम तरल संपत्तियों को ज्ञात करते हैं तब हम अंतिम स्टॉक और अन्य चालू संपत्तियां जैसे पूर्वदत्त व्यय है और अग्रिम कर है, इनको चालू संपत्तियों में से हटा देंगे। से इसके पहले वाले जो अनुपात हमने ज्ञात किया था उसमें चालू संपत्तियां निकाली थी, तो चालू संपत्तियों में स्टॉक भी था और पूर्वदत्त व्यय और अग्रिम कर ये भी थे। तो जब भी हम तरल संपत्ति ज्ञात करेंगे तो चालू संपत्तियों में से ये 3 को हम उसमें से माइनस कर देंगे, स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय और अग्रिम कर। तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको तरल संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, मतलब चालू अनुपात में से आप तरल संपत्ति यदि आपको ज्ञात करना है तो चालू संपत्तियों में से आप स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय और अग्रिम कर को हटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, तरल संपत्ति मिल जाएगी।
जैसे अब हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 ही लेंगे। अब हमारे पास हमें क्या ज्ञात करना है? तरल अनुपात। तरल अनुपात का सूत्र लिखा, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो तरल संपत्ति मतलब अभी मैंने बताया था कि चालू संपत्तियों में से आप स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय और अग्रिम कर को हटा दो। तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल में चालू संपत्ति आई थी हमारी 1,34,000, उसमें से हमारा स्टॉक है 50,000 और अग्रिम कर, प्रश्न में अग्रिम कर है, पूर्वदत्त व्यय नहीं है। जो नहीं है उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉक और अग्रिम कर को हमने हटा दिया, तो तरल संपत्ति आ गई 80,000। बस 80,000 बटे 1,04,000, तो 0.7 क्या आ गया हमारा? ये रेशो आ गया 0.7:1। मतलब दायित्व है 1, तो चालू तरल संपत्तियां उसके अगेंस्ट कितनी है? 0.7 है। अब ये वाला रेशो, जैसे हमने चालू अनुपात का आदर्श रेशो देखा था कि 2.1 होना चाहिए, मतलब 2:1 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। तो तरल का जो आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 1:1, कि जितनी आपकी तरल संपत्तियां हैं उतने ही आपके चालू दायित्व होना चाहिए। यदि कम हुआ तो आपके लिए संकट है, ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। यह अनुपात व्यवसाय को बिना किसी त्रुटि के उसकी अल्पकालीन दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को बताता है कि आप तुरंत अपने दायित्वों का भुगतान करने में कितने सक्षम हैं। तुरंत आप कैश में कैसे बदल सकते हैं। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर चालू संपत्तियां भी तो साल भर में कैश में बदल जाती है, उसमें से आपने स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय और अग्रिम कर, इसको उसमें से हटा दिया। तो स्टॉक है, स्टॉक को आप कैश में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो बेचेंगे। बेचेंगे मतलब जो भी सेलिंग होती है ज़्यादातर क्रेडिट में होती है, उधार में होती है, मतलब देनदार बनेंगे उससे, फिर देनदार आपको पैसा देगा। मतलब ये सेकंड स्टेप वाली बात हो गई, और इसलिए ये तुरंत आप उसको कैश में नहीं बदल सकते। हाँ, जो देनदार है, देनदार आप फाइंड कर चुके हो कि हाँ इस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, मतलब वो लिक्विड है। दूसरा पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय आप किसी को पैसा दे चुके हो, एडवांस में पेमेंट कर चुके हो, वो पैसा वापस नहीं आ सकता। अग्रिम कर, भाई सरकार के मुंह में चला गया पैसा, मतलब वो भी आपके पास नहीं आ सकता। और इसीलिए ये तीनों को आप उसमें से तरल नहीं माना गया है कि आप इसको तुरंत केस में नहीं बदल सकते, और इसीलिए चालू संपत्ति में से इन तीन को हमने हटा दिया और तरल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सवाल था हमने अभी करके देखा कि दो प्रकार के जो द्रव्यता अनुपात में दो प्रकार के अनुपात हमने समझे, एक चालू अनुपात और दूसरा तरल अनुपात। चालू अनुपात मतलब चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, और तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। ठीक है, तो अभी हमने द्रव्यता अनुपात को समझा, उसका एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करके देखें। तब तक के लिए